23 जनवरी 2026 आज का दिन नोट कर लीजिए। 25 या 26 को अमेरिका कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगा, और अगर स्ट्राइक नहीं किया तो कुछ और बड़ी चीज, कोई और बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। यहां तक कि ईरान के अंदर की लीडरशिप को तोड़ने की भी साजिश है। अमरीश मिश्रा के इस चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, अभी जो ट्रंप ने आज बयान दिया है, ट्रंप ने कहा है कि एक बड़ा जहाजी बेड़ा लाव लश्कर के साथ ईरान की तरफ चल रहा है। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन युद्ध हो भी सकता है। Where do things stand with Iran? The U.S. has got sizable military assets. You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. I stopped 837 hangings on Thursday. They would have been dead. Every one of them would have been hung. This is like from 1,000 years ago. This is an ancient culture. Very smart people, by the way. It's an ancient culture. पूरी दुनिया इस समय देखिए इस पे केंद्रित है, इस मुद्दे पे, और हम आपको एक ऐसा एंगल दे रहे हैं क्योंकि देखिए आज की न्यूज में हम ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जो जंग की संभावना क्या अब लगभग तय है उसके बारे में बात करेंगे। प्लस हम उसके अलावा बाकी मिडिल ईस्ट के बारे में बात करेंगे, वेस्ट एशिया के बारे में, लेबनान, सीरिया, यहां तक कि जेलेंस्की भी कूद पड़े हैं। ये पूरा जो घेरेबंदी हो रही है अमेरिका, इजराइल और ईरान के पूरा जो अंतर्विरोध है, इसमें जेलेंस्की भी कूद पड़े। और इसमें जो ट्रंप ने गाजा में बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, वो भी एक इसी राजनीति का हिस्सा है ईरान की। ये देखिए बड़ी बड़ी चीजें हैं जो आज हम आपको बताएंगे, और कैसे सब सारे संघर्ष जो हैं जो दुनिया में चल रहे हैं, उस सबका फोकस बार बार देखिए फिलिस्तीन है। सबका फोकस फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन के बारे में भी जो खबरें हैं वो आपको हम आज बताएंगे। आप सबसे पहले ये आप एक ईरान के जनरल का ये स्टेटमेंट देखिए। گرفتن آقای ترامپ که نگاه میکنم یاد گیر کردن لشکرهای هیتلر تو برفهای روسیه میافتم. هیتلر اونجا که شکست خورد دیگه تا خود آلمان هم نتونست حفظ کنه، نصف آلمان رفت. اینا متوجه نیستن که ایران همون برفهای روسیه است. هرچه ترامپ میاد جلوتر اوضاعش بدتر میشه. این اگه تو بعد جنگ 12 روزه میکشید کنار میفهمید که عمق حادثه چطوریه. این الان بعد از این حادثه، این شورش مسلحانه و تروریستی دست جمعی 2 روزه که انجام دادن، بی‌محابا هر کسی رو میرسیدن چاقو میزدن و بهشون گفته بودن که بجز خارجی ها به هر کسی رسیدید بزنید. अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ट्रंप वही गलती कर रहा है जो हिटलर ने रशिया में की थी। रशिया में हिटलर घुसता चला गया। खैर वो ग्राउंड इन्वेजन था, यहां पर संदर्भ दूसरा मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ग्राउंड इन्वेजन में भी वो ये कह रहे हैं कि वो जैसे रशिया है, रशिया की विंटर्स खा गई जर्मनी को, और जैसे जैसे वो अंदर घुसता चला गया वैसे वैसे हारता चला गया हिटलर। ये भी यही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका इजराइल ईरान पे हमला करेंगे तो वो जैसे ऐसे और अंदर घुसेंगे वैसे वैसे ईरान उनको एक अजगर की तरह निकलता जाएगा। ये पूरी बात देखिए। और आज तो इमाम खामनेई ने, बताइए इतनी बड़ी बात, आज उन्होंने यहां तक कह दिया कि क्योंकि देखिए आज इमाम हुसैन और उनके भाई इमाम अब्बास, उनको पता नहीं इमाम कहना ठीक है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इमाम हुसैन और उनके भाई हजरत अब्बास, उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है, जिसको लेके सेलिब्रेशंस भी ईरान में हुए हैं। लेकिन खामनेई साहब का जो बयान आया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने कहा है कि इमाम अली जो सबसे रिवेर्ड फिगर इस्लाम में है, इमाम अली ने हमेशा हर जंग जीती।
यहां तक कि उहुद की जंग में भी जब कई लोग कमजोर पड़ गए तो इमाम अली जो है वो लड़ते रहे और अपने अपने हिस्से की जंग उन्होंने जीती। और सिफिन की जंग में भी वो जीत ही रहे थे कि तब तक विरोधियों ने वो कुरान आगे कर दी। और उन्होंने एक और बात बताई। अब देखिए, मैं इसमें किसी थियोलॉजिकल डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने इसको आज के संदर्भ में समझने की जरूरत पे जोर दिया कि सिफिन की लड़ाई में एक ऐसा पॉइंट आ गया था जब मलिक अल अस्तर, एक योद्धा इमाम अली के, वो उस पॉइंट तक पहुंच गए थे जिसने फिर करबला की लड़ाई में जिसने जो जुल्म किए वो रहते ही नहीं, लेकिन इमाम अली ने उनको बुला लिया क्योंकि आगे कुरान आ गई थी। और वो एक फरेब था, और इसी तरह का फरेब आज अमेरिका, इजराइल, ईरान के साथ कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं। ये कई सब फरेब है। دوران خلافت 3 تا جنگ پیش آمد، در هر 3 امیرالمومنین پیروز شد، در صفین هم پیروز شد. در صفین یک قدم بیشتر نمونده بود که مسیر تاریخ عوض بشه. اگر مالک اشتر می توانست خودشو به اون نقطه برسانه که نزدیک بود برسانه، تاریخ عوض میشد، منتها به دستور امیرالمومنین برگشت. اون مشکلی که در اون زمان وجود داشت، امروز هم وجود دارد، این است که همین امیرالمومنینی را که در هیچ درگیری نظامی مغلوب نشد، توانستند در موارد زیادی از رسیدن به هدف اون بزرگوار رو مانع بشن. अब इसमें देखिए हमको क्या समझ में आता है। हमको ये समझ में आता है कि ईरान के अंदर एक नए तरह का डिटर्मिनेशन, एक नए तरीके की उनके अंदर, सोचिए आप, मैंने कभी नहीं सुना कि इस तरीके की एक हिस्टोरिकल एनालिसिस मुस्लिम हिस्ट्री से पेश करें। जो एक, क्योंकि खामनेई साहब वहां पर ईरान में वो रिलीजियस लीडर भी हैं, पॉलिटिकल लीडर भी, और इस समय वो किसी एक सेक्ट के लीडर नहीं है, शिया सुन्नी के ना, इस समय वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर है। क्योंकि सऊदी अरेबिया के जो स्कॉलर्स हैं उनकी तरफ से भी फतवा आ गया है कि ईरान के साथ इस समय खड़े होने की जरूरत है। सऊदी अरब से भी फतवा आया है। ये एक बात, फतवा मतलब ओपिनियन होता है, मतलब तो जो स्कॉलर्स हैं इस्लाम के, उन्होंने अपना ओपिनियन जाहिर किया है, उन्होंने एक तरह से फतवा दिया है कि इस समय साथ खड़े होने की जरूरत है। अच्छा, अब इसके पीछे की राजनीति समझिए। राजनीति यह है कि ट्रंप ने जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है उसका अगर आप कॉम्पोजिशन देखिए, उसमें हर जो मुस्लिम मुल्क है वो है। उसमें पाकिस्तान है, उसमें अजरबैजान है, उसमें टर्की है, उसमें कतर है, उसमें सऊदी अरेबिया है, उसमें सब कुछ, ओमान को छोड़ के उसमें बहरीन है, उसमें कुवैत है, सारे ऐसे मुस्लिम देश है। उसका मकसद क्या है? गाजा में तथाकथित शांति लाना। लेकिन शांति वो कैसे लाएंगे? उनका वो इजराइल की शर्त पे लाएंगे। अब इजराइल की शर्त कैसे पूरी होगी? क्योंकि ट्रंप इधर दिखा रहे हैं कि हम इजराइल से भी थोड़ा अलग है, हम गाजा के लिए विकास लाएंगे, गाजा की जनता के लिए विकास लाएंगे, हम कुछ फैक्ट्रीज खोल देंगे, हम घर बना के दे देंगे। ये सारे सपने बेचे जा रहे हैं। लेकिन फिलिस्तीन की जनता, वो जानते हैं, मजबूती से खड़ी है, वो रेजिस्टेंस के माइंडसेट की है। रेजिस्टेंस जो फिलिस्तीन की जनता का है वो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस से आ रहा है, जो अभी भी हथियारबंद है। और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के पीछे कौन है? उनके पीछे ईरान है। तो अगर गाजा में हमास को हरा के, उनको डिसआर्म करके, और अगर एक गाजा को एक अलग एनक्लेव भी बना देना है या फिलिस्तीनी राज भी दे देना है, लेकिन वो हमारी शर्तों पे हो, हमारी शर्तों पे। अब ये मत सोचिए कि नेतन्याहू अभी फिलिस्तीनी राज को बिल्कुल निगेट कर रहा है, कल को वो कहेगा हाँ ठीक है, अगर उसको ये लगेगा कि वहां से रेजिस्टेंस साफ हो गया तो वो दूसरी भाषा में बात कर रही है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान का गिरना। ईरान के गिरने से इजराइल बचेगा। इजराइल अपनी शर्तों पे, अमेरिका अपनी शर्तों पे फिलिस्तीनी राज दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, लेकिन एक ऑटोनॉमी कुछ तो एक वो देंगे फिलिस्तीनियों को।
लेकिन फिलिस्तीनी नहीं चाहते हैं। वो फिलिस्तीनी कह रहे हैं कि हमने इतना सेक्रीफाइस किया है, इतना हमने संघर्ष किया, आज तक हम कर रहे हैं। सीज फायर 11 अक्टूबर 2025 को हुआ और आज 23 जनवरी 2026 है और 419 गाजा के सिविलियन शहीद हो चुके हैं उसके बाद भी, सीज फायर के बाद भी, और इजराइल लगातार वायलेट कर रहा है। खैर, वो एक आप जानते हैं जेनोसाइड हुआ, जेनोसाइड फिर से अभी भी खत्म नहीं हुआ है, चल ही रहा है। स्टारवेशन की प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है, एड जो आ रही बहुत कम आ रही, सब जानते हैं। फिलिस्तीनी चाहते हैं कि उनका अपना नेतृत्व हो और फिलिस्तीनी राज बने। वो ये नहीं चाहते हैं कि इजराइल की शर्तों पे फिलिस्तीनी राज बने या कोई गाजा ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ट्रंप वाली, ये कोई एक नया सपना लेके आ जाए, ट्रंप लैंड वहां बना दे, कोई रियल एस्टेट का एक वहां पर कर दे, सब्ज बाग दिखाए, कुछ दे भी दे चलो, लेकिन ये उनको मंजूर नहीं है, उनकी गैरत को मंजूर नहीं। वो आजादी की एक लड़ाई उन्होंने लड़ी है और वो आजादी की लड़ाई ही लड़ेंगे। ये तो नहीं हो सकता था ना कि इंग्लैंड कहता भारत में कि ठीक है तुमको हम आजादी ऐसी देंगे वैसी देंगे, हम तुम्हारा विकास करेंगे, चलो सारे अपने जो आंदोलन है वापस ले लो। ऐसा तो इंग्लैंड अगर भारत में करता तो फिर दूसरा इतिहास होता। तो अभी जो पूरी बात है कि उनको पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के हथियार जो हैं उनको डिसार्म करना है, और वो डिसार्म तब तक नहीं होंगे जब तक ईरान में रिजीम चेंज नहीं होता है। जब तक ईरान नहीं गिरता तब तक गाजा में इजराइल की जीत असंभव है, इजराइल अमेरिका की जीत असंभव है। तब इसके बाद ईरान अगर गिरता है, रिजीम चेंज होता है, तो वो लेबनान में हिजबुल्लाह को भी ऐसा दबाव डाल सकते हैं, इराक में भी दबाव डाल सकते हैं, सीरिया में भी, और यमन हूतीस पे भी दबाव डाल सकते हैं। हर तरफ एक अपनी विजय पताका वो फहरा सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में देखिए, ऐसी स्थिति में ये इतना ज्यादा ये, और मैं वाकई आपसे कहूं, दुनिया, द वर्ल्ड इज ऑन द एज, दुनिया बिल्कुल नोक पे खड़ी है इस समय, किसी भी तरफ चीजें जा सकती। इसकी गंभीरता को समझिए। अब जो खामने साहब ने कहा उसकी गंभीरता को समझिए, और पूरा वेस्टर्न मीडिया इस समय पूरा फुल स्विंग लगा है सेंसर करने में, कोई भी किसी भी तरह के प्रो ईरान जो नैरेटिव हो ना बिल्ड हो, पूरी ये कोशिश हो रही है। लेकिन उसके सबके बावजूद सच्चाई ग्राउंड की क्या है? सच्चाई ग्राउंड की ये है कि ईरान में रिजीम चेंज कैसे करोगे? वहां पर अगर तुम ये सोचते हो कि अराक्ची और पेजिशकियान और ये लोग या कुछ सामने के लोग बिक जाएंगे और वो बिट्रे कर देंगे अपने लीडर को, संभव नहीं है। वहां दीन और दुनिया एक हो चुकी है, वहां सियासत और मजहब की एक तरह की एकता बन चुकी है। जहां यह हो जाता है, भारत में देखिए एक फर्जी मजहब, मतलब फर्जी इंटरप्रिटेशन मजहब का लेके, जिसका इस शंकराचार्य भी विरोधी हैं। शंकराचार्यों के साथ क्या हुआ आप जानते हैं? चारों शंकराचार्य इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार के विरोधी हैं, और इसके पहले मोदी के भी रहे। अयोध्या के राम मंदिर के में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके भी विरोधी रहे। तो लेकिन सवाल यहां पर यह है कि एक ऐसा निजाम जो छद्म ही सही धर्म की बात करके, इसकी बात करके देखिए अभी सत्ता में बना हुआ है, जबकि वो छद्म है। जो, और सोचिए आप, ईरान में असली हैं, ईरान में असली हैं, तो वो असली जब वाकई मजहबी लोग आ जाएं और उनके पास समझदारी हो अपने मजहब, अपने देश, अपनी जमीन, अपने लोगों को बचाने के लिए, और दूसरा जो दूसरे लोग हैं जो चाहते हैं कि पूरा वेस्टर्न कल्चर ईरान में आ जाए, वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट ईरान में आ जाए। सबसे बड़ी बात है, चलिए लोग कहते हैं तेल की बात है, इसकी बात है, उसकी बात है, केवल तेल की बात नहीं है। बात यह है कि तुम हमारे सामने झुको, तुम हमारी विचारधारा मानो, तुम कहो कि अमेरिका इज ग्रेट। तुम कहते हो कि अमेरिका तो शैतान है, ईरान कहता है ना, तो नहीं, अमेरिका इज ग्रेट कहो, इजराइल इज ऑल्सो गुड, ये कम से कम कहो। लेकिन ईरान कभी ये कहेगा नहीं, हम कभी नहीं कहेंगे। देखिए यही बात होती है। 1857 जंग जो होती है, आजादी की जंग 1857 को लीजिए, आन की बात थी कि तुम हमारे जो सिपाही थे हिंदू मुस्लिम, उन्होंने कहा कि तुम हमारी कारतूस में
गाय का मांस और सुअर का मांस भर दोगे? ये बदतमीजी हो रही है। मंगल पांडे ने इसी बात पे गोली चलाई थी। और उसके बाद आप देखिए वो तमाम सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जुड़ता चला गया मामला। किसान खड़े हो गए, तमाम जो पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में जो भारत लुट गया था, 20% ग्रोथ से 1 या 2% पे आ गया था, सब लोग उसमें उठ खड़े हुए। तो ये देखिए तो ये यहां पर बात यह है कि ईरान को झुकाने की, और ईरान को झुकाने की पूरी कोशिश अमेरिका देखिए कर रहा है। मैं आपको पूरा इसका पॉलिटिकल एक सिनारियो आपके सामने खींच रहा हूं। आज देखिए ज़ेलेंस्की भी कूद गए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ईरान में रिजीम चेंज होना चाहिए। तो ईरान के फाइनेंस मिनिस्टर अराक्ची ने कहा कि ज़ेलेंस्की इज अ क्लाउन, वो अपने देश को तो बचा नहीं पा रहा है और भाड़े के सिपाहियों को यूरोप की मदद से टिका हुआ है, अमेरिका की मदद से। यह हमको क्या शिक्षा देगा? ये देखिए। उसके बाद आप देखिए तो लेबनान में भी जो इजराइल इतने दिनों से बमबारी कर रहा है, वहां भी एक ऐसी पूरी एक चेतना पैदा हो रही है कि कैसे हम, और ये बात मैं शियास की बात नहीं कर रहा हूं, लेबनान के सभी सुन्नियों में, क्रिश्चियंस तक में, कि लेबनान स्टेट को कहीं ना कहीं ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। और इसमें कई सिविल सोसाइटी, लेबनान की सिविल सोसाइटीज, क्रिश्चियन भी उसमें हैं, लेफ्टिस्ट भी हैं, ड्रूज भी हैं। लेबनान के ड्रूज जो हैं वो, उनका लेफ्टिस्ट एक हिस्ट्री रही है। तो वो भी देखिए इसके साथ खड़े हो रहे हैं। सीरिया में जो आईसिस के लोग जो भागे थे, वो इराक ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया और एक बड़ा ऑपरेशन इराकी रेजिस्टेंस ने किया, जिसमें आईसिस के एक बड़े लीडर को गिरफ्तार किया है बाकायदा। ये आज की बात है। उसके बाद देखिए जो गाजा की बात है। गाजा में आज भी 4 गाजा के सिविलियन शहीद हुए। बनी सहेलिया, खान यूनिस में बमबारी हुई। लेकिन वही बात है, जो रेजिस्टेंस के लड़ाके संघर्ष कर रहे हैं वो भी अपनी जगह है। और वो अभी भी देखिए वहां पर जो राफा में जो 200-250 रेजिस्टेंस के फाइटर्स छोड़ दिए, जिनका अभी तक इजराइल पता नहीं लगा पाया, इतनी कोशिश कर चुका है, इतने असैसिनेशंस कर चुका है, इतनी बमबारी कर चुका है, वो देखिए अभी भी संघर्ष जारी है, पूरी तरह से वो जारी है। अच्छा, अब वेस्ट बैंक में देखिए, अच्छा वेस्ट बैंक भी इस चीज से जुड़ता है, क्योंकि वेस्ट बैंक में इजराइल का मानना है कि जो अभी तक रेजिस्टेंस चल रहा है, इतना बुरी तरह वेस्ट बैंक में कभी सेकेंड इंतिफादा के समय भी जो अभी वेस्ट बैंक में हो रहा है, वहां पर गाजा से ज्यादा फिलिस्तीनी जनता है और उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है। 50,000 को डिस्प्लेस किया जा चुका था आज से 6 महीना पहले, वो वापस आ गए। वहां भी अपनी अलग तरह का महागाथा एक लिखी जा रही है। वेस्ट बैंक में रेजिस्टेंस हो रहा है, वो रेजिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा अगर ईरान गिरता है। तो ये देखिए, ये जो सारे फ्रंट्स कैसे एक दूसरे से मिले हुए हैं। वेस्टर्न पावर्स देखिए, अच्छा जो बोर्ड ऑफ पीस में नहीं है, जैसे यूरोपियन पावर्स, उन्होंने वो बोर्ड ऑफ पीस में नहीं आए, गाजा बोर्ड ऑफ पीस में। ऑस्ट्रेलिया तो इधर हो गया, यूरोप में इंग्लैंड हो गया, फ्रांस, ये ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, फिर उधर कनाडा भी अब इसी में गिन लीजिए। ये सारे लोग नहीं आए, रशिया भी नहीं आया, चाइना भी नहीं आया, इंडिया भी नहीं आया। इंडिया को भी ऑफर किया था, इंडिया ने मना कर दिया। अब यहां पर जो पूरी एक स्थिति बन जाती है, वो ये बन जाती है कि अगर वो ईरान को सरेंडर करा ले गए तो वो सबको ले आएंगे। रशिया और चाइना भी इस चीज को समझ रहे हैं, इसीलिए वो अपनी ताकत पूरी झोंक रहे हैं ईरान के साथ। तो ये देखिए पूरी आज की जो परिस्थितियां हैं, उनके बारे में हमने आपको ब्रीफ में आज बताया। आशा है कि आप लगातार जो इधर वीडियोस हम दिन में भी पोस्ट कर रहे हैं, शाम को भी पोस्ट कर रहे हैं, वो आपको पसंद आ रहे हैं। आप कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।